हम वहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखते थे एस या आर, जो भी लिखते थे ना, आर वेक्टर, और वेलोसिटी लिखते थे वी वेक्टर, ये एक्सीलरेशन ऐसे लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें अब हम एंगुलर फॉर्म में लिखे। एंगुलर मतलब एक एंगल के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। जैसे कि अगर ये कोई पार्टिकल था कि और ये अलोंग द सर्किल मूव कर रहा है ना, और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो ये इस पोजीशन पर है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t1 कैपिटल t, and within time delta t it has traveled the distance theta, तो वो थीटा एंगल से मूव कर गया अगर, तो ये मान लो t इक्वल टू डेल्टा, तो ये जो थीटा है ये यहाँ पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इसके जो एनालॉग क्वांटिटी हुई दैट इज थीटा, और v क्या होता था, dr ओवर dt और dx ओवर dt, है ना। क्योंकि वन डायमेंशन में अभी तक हमने ज्यादातर केस स्टडी किए थे, तो dx ओवर dt भी लिख दो, या अगर 3D की बात करें देन यू कैन राइट डाउन dr ओवर dt। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये होता था dr ओवर dt, यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू d थीटा ओवर, है ना। So angular velocity will be defined by rate of change of angle with respect to time. Per unit time वो कितना एंगल से मूव कर जा रहा है, that will define the angular velocity, है ना। और यहाँ पे हम ये लिख देते dv over dt, है ना। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को फिर जैसे यहाँ वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी बना दिया, ऐसे यहाँ एक्सीलरेशन का एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, है ना। और अल्फा को लिखते हैं हम d ओमेगा ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, दैट विल गिव यू एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। अब लीनियर मोशन में क्या कर देते हैं, अगर लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन की अगर हम बात कर देते हैं, तो यहाँ पर हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना। सो इफ एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट यानी a इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसके साथ तीन इक्वेशन आती थी, v इक्वल टू u प्लस at और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s, और तीसरी होती थी s इक्वल टू v प्लस हाफ ऑफ at, है ना। तो ऐसे ही अगर इस केस में भी एंगुलर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है, अल्फा अगर कांस्टेंट है, तो इफ दिस अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट देन वी कैन ऑब्टेन थ्री इक्वेशन। कौन सी, v इक्वल टू u प्लस at है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे v का काम कौन कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस a का काम कौन कर रहा है, अल्फा, अल्फा t, है ना। a की इक्वेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमें ये डेराइव भी कर सकते हैं, बट मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो एग्जाम दोगे तो उसमें कोई डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, केवल तुम्हें तो इसके एप्लीकेशन आने चाहिए। और इनफैक्ट ये वाला जो पोर्शन है इस पे बेस्ड में सवाल में बहुत कम आते हैं, बट जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन ये मैं बता। और यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा, 2 अल्फा थीटा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ
AT²। एस का काम कौन कर रहा है? थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू यूटी ओमेगा नॉट टी। तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी आ गया। जैसे इस केस में ये 3 आ रही थी एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहने पर, वैसे अगर एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पे हम 3 इक्वेशन डेराइव करते हैं। और जैसे इस केस में अगर हमें कोई भी जैसे t दे रखा है और u दे रखा है और a दे रखा है तो हम v बता सकते थे, है ना। एक्सीलरेशन दे रखा होता है इनिशियल स्पीड, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उसकी स्पीड क्या होगी वो बता सकते थे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी वो सब बता सकते थे। ऐसे ही अगर इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और एक्सीलरेशन दे रखा है कितना, तो हम किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसने जो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में ट्रेवल कर लिया होगा, है ना। तो ये सारी क्वांटिटी हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिलेशनशिप क्या होते हैं देखो लीनियर में और एंगुलर में। अगर ये डिस्टेंस है ना, तो ये लीनियर डिस्टेंस है पी पी, ये पी और पी प्राइम मान लो, है ना। तो पी पी प्राइम क्या है? लीनियर डिस्टेंस एस, सिंपल, है ना। और अगर इसकी रेडियस आर की मान लो, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये आर, ये भी आर की रेडियस है, तो पी पी प्राइम कितनी हो जाएगी? आर थीटा, है ना। पी पी प्राइम कितनी होगी? आर थीटा। तो एस इक्वल्स टू पी पी प्राइम इक्वल्स टू आर थीटा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ये क्या जाएगा? ds ओवर dt इक्वल्स टू आर कांस्टेंट है d थीटा ओवर dt। अब ds ओवर dt क्या है? ds ओवर dt बोलो या dr ओवर dt, क्या ये लीनियर स्पीड है ना। तो दिस इज लीनियर स्पीड v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो इस पार्टिकल की यहां पे जो था किसी भी टाइम पे जो लीनियर स्पीड होगी दैट विल बी r टाइम्स ओमेगा। रेडियस को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी लीनियर स्पीड मिलेगी। और उसकी लीनियर स्पीड की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल होती है ना। जैसे अगर इस पॉइंट पे ले लें तो यहां जो टेंजेंट आएगी इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे यहां पे जो टेंजेंट आएगी, टेंजेंट का मतलब क्या है? ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी दैट इज द टेंजेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर लूं तो क्या आएगा? dv ओवर dt इक्वल्स टू r d ओमेगा ओवर dt, ठीक है। ये एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू r अल्फा। ये t मैंने क्यों लिख दिया है? क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी है ना, वो टेंजेंट, इसके टेंजेंट के अलाउंस है, जो v था वो इसके टेंजेंट के अलाउंस है। तो जो एक्सीलरेशन आ रहा होगा उधर वो भी उसके टेंजेंट के अलाउंस है। अब जब हम इन जनरल इसको स्टडी करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा होता है? तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही होती है लेकिन वो फिर भी एक सर्कल में ही मूव कर रहा होता है। और ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जबकि उस पर दो अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा तभी तो उसकी जो v बढ़ेगी, है ना। और उसको सर्कल में मूव कराने के लिए एक फोर्स अलग से चाहिए, है ना। क्यों चाहिए?
क्योंकि जब भी सर्किल में मूव कर रहा है वो, तो उसकी वी स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात करें अगर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है कि एक एक्सीलरेशन है वहां पे, है ना। और एक्सीलरेशन कब होगा, जब फोर्स एक्ट करेगा। तो पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन में मूव करना है यूनिफॉर्मली, तब भी उसमें एक फोर्स लग ही रहा होगा, और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वो जो लग रहा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना। तो दोनों केस डिस्कस करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला भी और यूनिफॉर्म। मैं डेराइव कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बस जस्ट बता रहा हूँ। सर्किल है, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि रेडियस कांस्टेंट रहेगी और उसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है ना। जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में थी, बट अगर यू की तो यू ही रहेगी। यहाँ पे आया तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके लौट रही है, बट अगेन यू हर पॉइंट का वो टेंजेंशियल है ना, यू है कांस्टेंट। लेकिन जैसा मैंने बताया कि डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, इसका मतलब एक फोर्स एक्ट कर रहा है ना। और वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा इसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है mv² अपॉन r। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम किसी इनर्शियल फ्रेम में हैं तो, है ना, अगर हम किसी इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं, then this force which is responsible for the circular motion is known as centripetal force। और ये कोई एक अलग से फोर्स नहीं होता है, ये जो हम अभी तक फेमिलियर हैं जैसे फ्रिक्शन और रिएक्शन, है ना, वही ये सब फोर्स होते हैं। जैसे अगर सर्कुलर मोशन में रोड पे कोई जो व्हीकल था वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सर रोड पे है मान लो, है ना, प्लेन रोड है, कहीं से वर्टिकल वो उठा हुआ नहीं है, प्लेन रोड है जैसे ये टेबल। अगर इस पे कोई सर्कुलर घूम रहा है तो क्या फोर्स लग रहे होंगे, एक तो उसका वेट होगा mg, है ना। तो जैसे अगर इसी की बात करें, ये हम ओरिएंटर की बात मान लेते हैं, इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा mg, और एक रिएक्शन लग रही होगी m, है ना। और तीसरा पॉजिटिव फोर्स क्या हो सकता है, F, जो इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था, बट वो डिपेंड करेगा, है ना। अब अगर सर्कल में घूम रहा है, इन दोनों के अलावा कोई फोर्स उस पर लग रहा है, नहीं लग रहा। एक n है, एक mg है, एक f है। तो डेफिनेटली इस केस में क्या हो रहा होगा, n को तो mg इक्वल कर दे रहा है क्योंकि उसमें कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सर्कुलर मोशन पॉसिबल थी वो किस वजह से हो पा रही है, फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिव टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो फ्रिक्शन होगा ना ये इक्वल होना चाहिए mv² अपॉन r के, ठीक है। सो फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, फ्रिक्शन मस्ट बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल mv² अपॉन r। बट इसका एक और तरीका है, बोलो। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जो टायर होते हैं, पुरानी व्हीकल्स हो जाती हैं, तो उनके टायर के घिस जाते हैं, है ना। तो घिस जाएंगे तो सीधा सा है कि उसे पर्टिकुलर रेडियस पे जो mv² अपॉन r फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स फ्रिक्शन से ही मिल रहा है। और अगर टायर वगैरह घिस चुके हैं, या रोड, मतलब रोड भी देखा होगा कहीं कहीं तुमने, एकदम चिकनी सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बांध हो जाते हैं उससे, है ना। तो वहाँ क्या होगा, उन दोनों के बीच फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, है ना।
फ्रिक्शन कम होगा तो क्या है, वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा उसे इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो वो स्किड कर जाएगी, है ना, फ्लिप कर जाएगी या फिर। तो इस केस को रिमूव करने के लिए मतलब कि हमें ये फ्रिक्शन की जरूरत ही न पड़े, है ना, फ्रिक्शन की जरूरत ही न पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये रोड है ना, ये है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं। तुमने देखा होगा ना मोड़ पे जब भी होते हैं तो रोड को ना हल्का सा ऐसे ऊपर उठा देते हैं, मतलब किनारे से वो थोड़ी ऊपर उठी रहती है और इस तरह का उसे स्लोप देते हैं अंदर की साइड। तो इस केस में क्या होता है, जब ऐसा किया मान लो यहाँ पे, तो वो इस तरह से उठा दिया तो ये एन हो जाएगा, एन भी तो एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। अभी ऊपर था, मैं ऐसे उठा दिया, एन भी आ गया इस एंगल पे, तो अब क्या होगा, ये एम जी लग रहा था, अभी इसमें एक फोर्स, एक एन लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जरूरत पड़ेगी तो लगेगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं लगेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एन का ये जो कंपोनेंट था, ये कितना, अगर थीटा एंगल से वो उठी हुई है रोड, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि जो उसका अभी ये वर्टिकल था, ऐसे करूंगा तो ये भी घूम जाएगा इसमें। तो जो एन cos थीटा है, ये तो mg को इक्वेट कर देगा, mg को बैलेंस कर देगा, है ना, और ये जो कंपोनेंट है n sin थीटा, ये प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर अपॉन r, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें फ्रिक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए काम करेगा, है ना, n sin थीटा जहाँ पे इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, एक पर्टिकुलर रेडियस, एक पर्टिकुलर थीटा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए काम। अगर जो वाहन था उसकी स्पीड कम या ज्यादा है उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ज्यादा है तो क्या करेंगे, वो बाहर की तरफ खिसक जाएंगे, कम है तो अंदर की तरफ गिर सकते, मतलब नीचे की तरफ गिर सकते हैं। तो इस केस में क्या है, फिर फ्रिक्शन काम आता है। अगर वो ऊपर जा रहे हैं, स्किड करेंगे, अगर मान लो कोई रोड बनाया गया 100 किलोमीटर के हिसाब से, 100 किलोमीटर तक तुम सेफली टर्न ले सकते हो, इतना उसे वो दिया गया टिल्ट। तो अगर 100 से मान लो तुम्हारी हो रही है स्पीड 110 या 115, तो क्या, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम आगे खिसक जाओगे, है ना, और नीचे गिर जाओगे। तो अब फ्रिक्शन जहाँ पे एक्ट आएगा वो क्या करेगा, फ्रिक्शन उसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। तो जब तक उन दोनों का टोटल तुम्हें बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन प्लस n sin थीटा, तब तक तुम सेफ हो नहीं गिरोगे। और ऐसे ही अगर तुम्हारी स्पीड 100 नहीं थी, मान लो 85 थी, तो उस केस में क्या करेगा, तुम नीचे गिर सकते हो, तुम्हारा जो व्हीकल है वो नीचे गिर सकता है। तो उस केस में क्या, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन का तो काम ही ये होता है कि वो अपोजिट लगता है। हालांकि ये अलग बात है कि वो इस वे में हमें हेल्प भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है ना। तो अगर जैसे 100 से कम रहेगी तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा और उसको फिर से नीचे गिरने नहीं देगा, ठीक है। So this is the concept behind this banking of road, है ना, in a uniform circular motion। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो, ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये था सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो तब हमें दो कंपोनेंट चाहिए डेफिनेटली, है ना, एक तो सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही तो हुआ कि उसकी स्पीड बढ़ रही है बेसिकली, है ना। तो एक फोर्स तो चाहिए हमें उसको सर्कल में मूव करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर, और दूसरा फोर्स चाहिए वो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो कि उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है ना, उसकी वजह से। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो टोटल एक्सीलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या है, एक तो एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, ये कितना है v स्क्वायर अपॉन r टुवर्ड द सेंटर। दूसरा ये इसके अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि तभी तो स्पीड बढ़ पा रही है, और वो कितना होगा, a इक्वल टू dv ओवर dt।
ये तो हो गया ए रेडियल, मान लो इसे ए आर, और ये जो ए डी, ये होगा डी बी ओवर दोनों की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए, वो कितना लग रहा होगा? ए इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया होगा और फिर पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब सीधा सा जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके अपोजिट फ्रिक्शन होगा, है ना। क्योंकि वाहन को, कोई भी वाहन हो, उसको स्पीड कहाँ से मिलती है, उसको फोर्स कहाँ से मिल रहा होता है? अर्थ से, बाई फ्रिक्शन। होता क्या है, जो मोटर होती है वो क्या करती है? पहिए को घुमाती है। पहिया क्या है? ऐसे जाता है। वो जब ऐसे जाता है, अर्थ को इधर पुश कर रहा है, तो अर्थ क्या करती है? उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है ना। तो अल्टीमेटली ये सब कहाँ से मिल रहा है? मिल तो अर्थ से ही रहा है ना। सो इस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा उसका वो अपोजिट टू द फ्रिक्शन होगा, है ना। और कुछ इसमें एक कंसेप्ट और था, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स बताया मैंने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सुना होगा तुमने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ये सेंट्रीपिटल है और मैं कह रहा हूँ ये सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी होता है। अब तुमने एक और ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो वो भी लगता है, पढ़ा है ना ऐसा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखो ये जो होता है ना डिफरेंस जो है वो केवल फ्रेम का है। अगर हम इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अर्थ को इनर्शियल मान लेते हैं, होता नहीं है, अलग बात है, मान लेते हैं, है ना। तो अगर हम अर्थ फ्रेम से फिर देखें तब तो केवल और केवल ये वाली कहानी सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। कोई एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे जो कि उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा सर्कुलर मोशन में मूव कराने। लेकिन अगर मान लो जैसे कोई वाहन मूव कर रहे हैं ना, तो वाहन में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या हो रहा है? मतलब वो एक तरह से रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है ना, तो उसके लिए अब जो गाड़ी है वहां पे जो भी चीजें रखी हुई होंगी वो रेस्ट में ही होंगी, है ना। लेकिन अर्थ यहाँ पे अगर बाहर से कोई आदमी देख रहा होगा, उसे लग रहा होगा तो वो घूम रही है ना। तो अर्थ वाले ऑब्जर्वर के लिए एक रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो ज्यादातर केसेस में कहाँ से मिल रहा होता है? रिएक्शन से या फ्रिक्शन से, है ना। और जो अगर हम रोटेटिंग फ्रेम की बात करें तो उसमें सब रेस्ट में है। लग तो वहां पे भी रहा था फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन तो वहां पे भी था जब कि, तो रेस्ट पे क्यों है फिर? तो हम क्या करते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं, जो कि होता नहीं है। लेकिन कैलकुलेशंस को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तरह सॉल्व करने के लिए हम उस पर एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं, है ना। तो वो स्यूडो फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि अगर हम अपनी कैलकुलेशंस नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर इनर्शियल से कर रहे हैं तब ये सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल ऐसा नहीं है कि कोई अलग से होता है, वो जस्ट स्यूडो फोर्स है जो कि हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि सिंपली वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। वेल सो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इन्हीं पे बेस्ड जो अभी तक मैंने बताया, है ना। इसी से करते हैं। तुम लोगों ने जाके की थी प्रॉब्लम फ्रिक्शन की? नहीं की? पहले आसान आसान से शुरू करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, वर्कड आउट एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल
तो द प्रॉब्लम इज ए कार हैज टू मूव ऑन अ लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45। लेवल टर्न मतलब वो हॉरिजॉन्टल है ना, वो उठा हुआ नहीं है इसका। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज म्यू एस इक्वल टू 2, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो 2 दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन टेक विदाउट स्किडिंग, है ना। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम स्पीड की कार कितनी हो सकती है जब तक कि वो नहीं फिसलती। निकाल सकते हो? क्या क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है, कितनी है? आर इक्वल टू कितनी थी? 20 45 है। 45 है। ये इस तरह से कोई टर्म, और ये आर इक्वल टू 45, ठीक है। और म्यू कितना है? तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है इसमें? देखो हॉरिजॉन्टल केस है, तो हॉरिजॉन्टल केस में अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा? एम जी नीचे है और एम ऊपर है ना, और एक फोर्स और लग रहा है फ्रिक्शन, जो कि इसे ये इधर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। ये है ना, एफ स्मॉल एफ से डिनोट कर लेंगे। तो एम तो एम जी के बराबर हो गया यहां से, एम इज इक्वल टू एम जी। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया मैक्सिमम? अरे ये तो अभी पढ़ाया था तुम लोगों को। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन क्या है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। म्यू एस दे रखा है, म्यू एस को एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम फ्रिक्शन। सो एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी, तो कितना हो गया? 2 इनटू एम जी, 2 एम जी हो गया, है ना। देखो इनको निकालने के लिए हम दो तरीके, एक तो इनर्शियल फ्रेम से काम करो। तो क्या है, इनर्शियल फ्रेम से तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा एक रिजल्टेंट रहे, है ना, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? टुवर्ड द सेंटर। और अगर नॉन इनर्शियल से करना चाह रहे हो तो फिर क्या है, हम उस पर एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और फिर वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए वहां पर। दोनों से कर सकते हो, हालांकि दूसरा वाला ज्यादा आसान लगता है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा आसान है कि एक उधर भी लगा दो फोर्स। जैसे अगर हम यहाँ इनर्शियल से काम करें तो हमें क्या है, ये जो फोर्स है फ्रिक्शन, ये हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस F must be equal to mv square upon r, है ना। और F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2mg। तो 2mg equals to mv square upon r। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर निकल आएगा 2gr, तो v equals to 2g। ये मैक्सिमम स्पीड उसकी हो सकती है पॉसिबल। जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू कितनी है? 10, और ये कितनी है? 90। 2 इंटू 45, 90 10 900, तो कितनी आ गई स्पीड? 30, है ना। 30 मीटर पर सेकंड से वो जा सकता है मैक्सिमम। ये इनर्शियल का हुआ। नॉन इनर्शियल करना होता तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लेते m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये दोनों बराबर रखते हैं हमें, बात वही है लेकिन करना आसान हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखते हैं, है ना। कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है।
ये वाली प्रॉब्लम करते हैं एग्जांपल 3। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग particle of mass m is suspended from a ceiling through a string of length l। l लेंथ की स्ट्रिंग से उसको लटका रखा है सीलिंग से। द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। वो इस तरह से r रेडियस में मूव कर रहा है। अब सीधे सीधे लटकाने पे तो करेगा नहीं, वो ऐसे ही मूव कर रहा होगा, यानी वो टेढ़ी हो रखी है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो काम करने हैं हमें, स्पीड निकालनी है पार्टिकल की और टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग। और दे क्या रखा है हमें, लेंथ l और मास m। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। ये सीलिंग है, यहां से l लेंथ की ये रॉड है, ये मास m का बॉल है और ये r रेडियस के सर्कल में मूव कर, ये इस तरह से होगा। अब हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ द बॉल। ये जो मास m का जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड बतानी है और क्या बताना है, टेंशन। दोनों चीजें बतानी है, v बतानी है और t बतानी है। ये क्या रखा है, l दे रखा है, m दे। इसको यहां कर दूं, एक ही बात है, इधर लिया है, ये l है, ये मान लो एंगल थीटा है, ये रेडियस r है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg है ना, और कौन सा फोर्स है इस पे, टेंशन। टेंशन इधर लग रही है P। तो इसमें क्या हो रहा है, टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो mg को बैलेंस कर देगा, है ना, और ये एक रिएक्टेंट फोर्स है। जो रिएक्टेंट फोर्स है वो क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बट कंफ्यूजन ना हो, अगर तुम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से करना चाहो तो क्योंकि घूम रहा है ना, तो यहाँ पे एक mv² r फोर्स लगा लो। अब ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है सब, तो इसका ये जो कंपोनेंट था ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, ये थीटा ही हो जाएगा नहीं, तो ये भी थीटा हो गया। ये थीटा होगा, ये भी फिर थीटा हो जाएगा। तो t cos थीटा इक्वल टू mg, और mv² अपॉन r किसके बराबर हो गया, t sin थीटा। mv² अपॉन r इक्वल टू t sin थीटा sin। तो एक केस दे रखी है, हमें v निकालना है और r भी दे रखा है, सॉरी r भी दे रखा था, r रेडियस में। हमें निकालना क्या है, v। कैसे निकालेंगे, t यहां से मिलेगी, t इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा, है ना, तो t इक्वल टू यहां से आ गया t इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। तो mv² अपॉन r इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा,
आर की वैल्यू कितनी है एल के टर्म्स में? ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये डायगोनल है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल क्या? sin थीटा। आर कितना हो गया? एल sin थीटा। यहां से पता चल रहा है आर इक्वल टू एल sin थीटा। तो v स्क्वायर इक्वल टू, ये आर को इधर ले आएंगे, एल sin थीटा, एक और sin थीटा, और इधर जी पे थीटा अपॉन cos थीटा। इतना ही आएगा नहीं? ये वाला कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, है ना? तो यहां से साइन थीटा की और cos थीटा की वैल्यू रख दो। साइन थीटा कितना है? आर के टर्म में लाना है ना हमें, वैसे आर को वैसे ही चेंज किया है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अब साइन थीटा कितना हुआ? साइन थीटा इज आर अपॉन एल, है ना? तो आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर तो उधर हो जाएगा। और cos थीटा कितना हुआ? आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। वो मैंने बेफालतू ही रख दिया था आर, क्योंकि आर तो हमें दे रखा है। ठीक है, ये क्लियर है या नहीं है? अच्छा, कुछ वैसे क्वेश्चंस करते हैं। जो इसके ऑब्जेक्टिव में दे रखे हैं वो करते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है ऑब्जेक्टिव सेकंड। ये यहां तक किसी को दिक्कत है इस वाले प्रॉब्लम में? नहीं है? तो एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू कार्स हैविंग मासेस m1 एंड m2, दोनों का मास डिफरेंट है कार का, मूव इन सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। जो रेडियस है वो भी डिफरेंट दे रखी है, r1 एंड r2। इफ दे कंप्लीट द सर्किल इन इक्वल टाइम, दोनों जो सर्किल कंप्लीट कर रही है वो इक्वल टाइम में कर रही है। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों ऑब्जेक्ट को, मतलब दो जो कारें हैं दोनों को सेम टाइम लग रहा है अगर अपना सर्किल कंप्लीट करने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, यानी वो 360 डिग्री घूमने में, रोटेट होने में इक्वल टाइम ले रहे हैं, है ना? तो एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है, ओमेगा दोनों के लिए सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड। अच्छा, यही निकालना। तो ये तो अब मैंने बता ही दिया कि अगर वो इक्वल टाइम में वो घूम रही है तो वो रेशियो तो एक ही रहेगा, सेम है ना? इसका थर्ड करते हैं। तो ये किस तरह से पाथ दे रखा है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है और ये सी है ना? ये रोड है। अब पूछा ये, अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, बी कांस्टेंट है। हाँ, पहाड़ पर नहीं गए, क्या करेंगे? मतलब प्लेन में रहे हो तो पहाड़ के रोड भी तो होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होते। पहाड़ पे तो ऐसे ही रोड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, वो पूछे क्या कर सकते। A car moves at a constant speed on a road as shown in figure. The normal force by the rod on the car is NA and NC when it is at the points A and C. यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो NA है,
यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो NC, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NA इक्वल टू NB, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, NA इक्वल टू NB, दूसरा है NA ग्रेटर देन NB, तीसरा है NA लेस देन NB, और चौथा है डाटा इज इनसफिशिएंट। ये बताने के लिए रेशियो नहीं आ रहा है, ये डाटा इनसफिशिएंट। तो इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? कार तो एक ही है ना, तो मास बराबर है ना। यहाँ पे भी मास एम था, यहाँ पे भी एम था, तो कार का मास है ना। बी उसने पहले ही बोल रखा है कि सेम है, स्पीड सेम है ना, सेम स्पीड से जा रही है, तो एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट। यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कार को कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो mg है ना, और एक m, यहाँ पे ma है, और अगर b पॉइंट पे बनाए तो यहाँ पे भी ये mg था, ये mg है ना। फ्रिक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, एट दैट पॉइंट वो इस जगह थी है ना, यानी सर्किल एक तरह से जो सर्किल बना था उसके टॉप पे थी, वहां हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अब क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो mg माइनस n जो होगा वो हमें प्रोवाइड कर रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो क्या फिर हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं? हाँ, रेडियस के हिसाब से। अब रेडियस कहां पे ज्यादा है? देखो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दोनों पे जो कौन सा होगा, mg माइनस na इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r a, और दूसरा क्या बन रहा है इक्वेशन, mg माइनस nv इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r v। अब r कहां पे ज्यादा है? कहां पे ज्यादा है r? बड़ा सर्किल कहां बन रहा है? सी पे। अरे ए पे उल्टा चलता होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसमें कौन सा ना, अगर देखो यहाँ सर्किल बनाओगे तो ये कितना बड़ा सर्किल बनता है, ये इसका क्या सर्किल बन जाता है ना, जबकि यहाँ पे ये काफी बड़ा सर्किल बन रहा है ना। तो r भी ज्यादा है, d पे जो रेडियस है वो ज्यादा हुई है ना। हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है। अगर b ज्यादा है तो nb कम होगा, ज्यादा होगा? rb की वैल्यू अगर ज्यादा है a से, तो na कम होगा या nb? अगर हंसने वाली बात नहीं, तुम लोग खुद कैलकुलेट करो और बताओ। अगर मान लो RA मान लो 1 है ना, मतलब एक वैल्यू रख के देख लिया करो, RA 1 है, mg तो मान लो कांस्टेंट था है ना, मान लो 100 था, तो ये 1 था, ये mg स्क्वायर में कुछ मान लो 10 मान लो। अगर RA 1 था, RB 10 है, तो वो कितना रह गया ऊपर 1, और इधर कितना आ गया RB पे, वो ऊपर 10 मान रखा है इधर है ना। ये मान लो 100 का माइनस na इक्वल टू, ये मान लो mg पर 10 है, ये 1 है, RA 100 माइनस nb इक्वल टू 10 अपॉन, ये कितना मान लो 10 है, क्योंकि RB ज्यादा है, तो ये कितना आ रहा है 1 और ये 10, na कितना हो गया 99, और nb कितना आ गया
वहां पर कुछ अपने हिसाब से वैल्यू मान के दे दो, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे। मान लो एमजी पर मान लिया 10 है, एमजी मैंने मान लिया 100 है मान लो। तो अब आर ए हमें आरबी से सीधा से कम मानना था, 5 मान सकता था मैं, बट कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1 मान लो, 10 मान लो, कैलकुलेट करके देख लो किसका आ रहा है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा बड़ा कंफ्यूजन सा होने लगता है, तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा ये करना चाहिए कि अपनी जो दिमाग में ना कुछ वैल्यू मान के दे दो। वो ज़्यादा है आर ए, सॉरी आर ए कम है 1 दे दिया उसे, वो ज़्यादा है तो 5 या 10 दे दिया, उसको मान लिया अपने हिसाब से हम बीस करके कांस्टेंट था दोनों जगह पे 10 मान लिया, उसको मान लिया, निकल गया कि आर भी ज़्यादा है ना। अच्छा एक प्रॉब्लम और है इसमें, जैसे ऑब्जेक्टिव्स में ये 6वां ऑब्जेक्टिव है, ये तुम लोग निकाला करो अपने आप से, ये अच्छी प्रॉब्लम है इसमें। A particle is kept fixed on a turntable, rotating uniformly. एक टर्न टेबल है वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है और उस पर किसी जगह एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है। As seen from the ground, the particle goes in a circle. ग्राउंड पे खड़े होकर कोई आदमी देख रहा है और वो सर्कल में मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल रखा था उसकी स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना पार्टिकल, एंड एक्सीलरेशन इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक स्पीड भी दे रखी है और एक्सीलरेशन, दोनों चीजें दे रखी है। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The particle is now shifted to a new position to make the radius half of the original value, है ना। तो क्या किया है, ये कोई एक टर्न टेबल है जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। यहाँ पे मान लो हमने पहले कोई पार्टिकल रख रखा था और उसकी स्पीड दे रखी थी v 20 दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन दे रखा है उसका 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि अगर इसकी रेडियस को घटा के आधा करना है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर रखो, अगर पहले r2 मान लो तो अब r/2, यहाँ r/2 कर, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा। कैसे निकालोगे, केवल यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, ओमेगा कांस्टेंट है ना। तो जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी, स्पीड में और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है, v = r ओमेगा, तो r के प्रोपोर्शनल हुई। अगर r आधी कर दी तो स्पीड भी आधी हो जाएगी। भाई अगर r पहले 20 थी तो 20 रहा होगा, मान लो 10 कर दिया तो 10 हो जाएगा वो, है ना। स्पीड भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। और एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक वस्तु v² अपॉन r, r अल्फा। अब यूनिफॉर्म से मूव कर, लेकिन यूनिफॉर्म से तो नहीं, r अल्फा। दोनों यादें दे रखे हैं, यानी कि वही
उन्होंने माना कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करी है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा रिलेशन है कि v इक्वल टू r है, तो वो भी सीधे सीधे r के प्रोपोर्शनल है, और r के प्रोपोर्शनल r आगे कर देते। और भी है इसमें कई सारे प्रॉब्लम, बट ये तुम सब अपने आप करना ऑब्जेक्टिव। मैं इसके जो अनसॉल्व है ना, जो एक्सरसाइज है उसमें से कुछ कराता हूँ। जैसे मेरी कोशिश रहेगी एक वो वाला प्रॉब्लम कराऊँ जिसमें कि मैंने बताया था ना कि अगर बैंकिंग 140 के लिए कर रखी है ना, थीटा एक दे रखा है, तो फिर किस तरह से उसकी रेंज निकालते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी पॉसिबल हो सकती है ताकि वो फिसले नहीं, और मिनिमम स्पीड कितनी पॉसिबल हो सकती है ताकि वो फिसले नहीं, है ना। तो इसमें शुरुआत में तो काफी आसान आसान से हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम करो इसमें जो थोड़ी ठीक सी है, 10th, है ना। तुम लोगों के पास बुक तो है ना ये वाली, सॉफ्ट कॉपी होगी ना इसकी, तो उसमें देखो 10th प्रॉब्लम है, नोट करो प्रॉब्लम। अ स्टोन इज फास्टन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक एंड से एक बांध दिया है पत्थर को किसी को, है ना। एंड इज वर्ड इन अ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस r, और उसको r रेडियस के सर्किल में ऐसे करके घुमा रहे है ना, r रेडियस के सर्किल में घुमा रहे, वर्टिकल सर्किल बोल रहे हो, है ना। वर्टिकल सर्किल बोल रहे हो, ऐसे ही घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, रिपीट करना है। A stone is fastened to one end of a string and is whirled in a vertical circle of radius r. Find the minimum speed the stone can have at the highest point of the circle. ये इस तरह की प्रॉब्लम है ना, सर्किल में घुमा रहे हैं उसको, रेडियस r दे रखी है हमें, ये रेडियस r दे रखी है, और हमसे पूछा है कि यहाँ पे कितनी स्पीड पॉसिबल है, मिनिमम, है ना। मिनिमम पूछिए, मिनिमम पूछिए एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल, सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है। फिर से हमें क्या करना होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, mg, है ना, और दूसरा फोर्स क्या है, टेंशन। भाई जिस स्ट्रिंग से बांधा हुआ उसमें एक टेंशन होगा T, तो दूसरा फोर्स है इस पर टेंशन T, और इसको ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो T प्लस mg दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये मिनिमम कब पॉसिबल है, हाँ, मिनिमम कब होगी स्पीड, मिनिमम स्पीड कब पॉसिबल है इसमें, जब टेंशन T 0 हो। भाई जब टेंशन T मिनिमम होगी, mg तो फिक्स है ना, T अकेली ऐसी है जो चेंज हो सकती है, 0 हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नीचे गिर जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगी। तो सो जो T की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 0 पॉसिबल है। सो अगर T इक्वल टू 0 होगा
RT स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा। और पेज नंबर 1 वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, वो पुराना एडिशन है, ये नया एडिशन है। प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम भी एक डिफरेंट, क्योंकि पिछले कई सालों में कुछ प्रॉब्लम तो ऐड नहीं है ना बुक में, तो एग्जैक्ट वो नहीं होती, बट लगभग मिल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। ये प्रॉब्लम 14 देखो, है ना। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज मास 100 ग्राम। एक कोई सिंपल पेंडुलम है जिसमें बॉब है, लेंथ जो है पेंडुलम की वो 1 मीटर है, और जो मास है वो 100 ग्राम है बॉब का। And the speed of this bob is 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Lowest point in its path, इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट है वो वर्टिकल है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता है कि इन लोएस्ट पाथ, है ना। तो मूवमेंट जो है वो वर्टिकल है, बेटा बात है नहीं। Now the पूछा ये फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। लोएस्ट पॉइंट जहां पे के स्पीड 1.4 है वहां पे टेंशन बतानी, टेंशन कितनी होगी। निकल आएगा ना, ये तो आसान रहा, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा था। यही सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है। इस पॉइंट पे हमें v दे रखा है 1.4 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दे रखा है 1 मीटर, मास दे रखा है 100 ग्राम, और हमसे पूछा गया टेंशन पूछा है इस पॉइंट पे कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। कैसे निकालोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? टेंशन तो ऊपर लग रही है T, ये mg नीचे है ना, और क्या करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लो। मैंने जैसे बताया ना कि वो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लेते तो प्रॉब्लम आसान हो जाती है। हमें ये नहीं सोचना कि कौन सा किधर दे रहा था, है ना। सेंट्रीफ्यूगल किधर जाएगा? इधर, mv स्क्वायर अपॉन r। तो t कितना हो गया? mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। अब इसमें हमें m भी दे रखा है, r भी दे रखा है, v भी दे रखा है, तो ये सिंपलेस्ट है ना। निकाल लोगे ना, वैल्यू पुट करनी है केवल। कितना आया आंसर इसका? वन 1.2 न्यूटन आ रहा होगा। ये पहला टर्म हो गया 1, तो 100 इंटू 10 ये 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम है। तो पहला 1
दूसरा हो गया m 0.1 इंटू नीचे 1 v स्क्वायर 1.4 कहाँ हो गया 1.96 स्क्वायर कर देंगे तो 0.196 तो 1 और 0.19 कितना हो गया 1.2 ही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 20 देखो इसका, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन है ना। इसमें दे रखा है अ कार गोज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का हॉरिजॉन्टल रोड है, ठीक है, वहां पे मूव कर रही है वो। द स्पीड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट dv ओवर dt इक्वल्स टू a, उसकी जो स्पीड है टेंजेंशियल वो बढ़ रही है कंटिन्यूस, और वो जो एक्सीलरेशन दे रखा है वो उसने दे रखा है a, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर इज म्यू, जो रोड और टायर के बीच का जो उसने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है वो म्यू दे रखा है। फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्पीड, स्पीड को ना फिसलने लगेगी, है ना। प्रॉब्लम इस तरह से है, ये कोई सर्कुलर टर्न था आर रेडियस का जो भी रहा, और यहाँ पे तो इसकी स्पीड है कार की वो चेंज हो रही है कुछ इस तरह से dv ओवर dt इक्वल टू a। तो किसी भी इंस्टेंट पे दो एक्सीलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीफ्यूगल, रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा ar कितना होता है हमेशा v स्क्वायर अपॉन r होता है ना, और टेंजेंशियल हमने ले रखा है इसे dv अपॉन dt, at इक्वल टू dv अपॉन dt। तो टोटल कितना हो गया, टोटल एक्सीलरेशन कितना हो गया इसका, ये इधर है ये इधर है, चलिए यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये टोटल है ना, ए टोटल विल बी इक्वल टू दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर प्लस dv ओवर dt का, ये एक्सीलरेशन हो गया। तो फ्रिक्शन कितना होगा, जितना ये आ रहा है उसके अपोजिट लगना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में भी इसके बराबर रहना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, मैग्नीट्यूड उसका ये। ठीक है, यही पूछ रखा था इसमें, बट मतलब ये था कि ये वाले नॉन यूनिफॉर्म के कंसेप्ट में प्रॉब्लम तो आ सकती है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 22। और ये प्रॉब्लम इसलिए ले रहा हूं मैं जानबूझ के कि मतलब देख के ये घबराना नहीं है कि अरे इस तरह का डायग्राम है तो मुश्किल होगा, क्योंकि डायग्राम ना तुम जब वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर करोगे ना उसमें लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल सा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन जब करोगे तो बड़े आसान निकलेंगे। तो डायग्राम पहला ये डायग्राम देख के घबराना नहीं है एग्जाम में कि ये हार्ड होगा, इसे छोड़ के आगे देखो।
डायग्राम कभी कभी डराने के लिए भी बना दिया जाता है। ये रोड है इस तरह का एक, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये टॉप बी है, ये सी है, और ये इस तरह से है कि यहाँ से ये 45 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है, और जैसे ही ये भी नहीं, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ये ई। A track consists of two circular parts ABC and CDE as shown in figure. Both have equal radius of 100 meter. दोनों की रेडियस जो है 800 मीटर है, and joined smoothly as shown in the figure. Each part subtends a right angle at its center. अपने सेंटर पे दोनों ही जो पार्ट हैं वो सर्किल बना रहे हैं, वो 90 डिग्री बना रहे हैं. A cycle weighing 100 kilogram together with the rider travels at a constant speed of 18 km per hour on the track. साइकिल और राइडर दोनों का कुल मिला के जो वेट है वो 100 किलोग्राम है, और वो जो साइकिल है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैक पे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, वो कांस्टेंट है, ठीक है. फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड एट डी. जब वो बी पे है तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, और जब वो डी पे है तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, ठीक है. कैसे करेंगे? देखो, बी पे कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, मान लो एम है, तो एम किधर लग रहा है? ऊपर. एम जी किधर है? नीचे. और एक यूरो फोर्स मान लो एम बी स्क्वायर अपॉन आर, है ना. तो इधर क्या हुआ? एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एन ए, ठीक है. एन ए कितना हो गया? एम जी माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर. एम की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, आर की, तीनों वैल्यू दे रखी है. कितना आ रहा है आंसर? एम 100 है, ये कितना होगा? पहला 1000, पहला टर्म. दूसरा वो 100 है, फिर से आर भी 100 है, तो कैंसिल हो गया. बी कितना है? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो जब जी हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड स्क्वायर में, तो ये सारी यूनिट एक जैसी रहनी चाहिए. हाँ, रेडियस 100 दे रखे हैं, 100 मीटर, 100 है, तो कितना हो गया? वो 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना हो गया? 36 कितना होता है? 10 के बराबर होता है, और 18 कितना? 5 हो गया, है ना. ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखना, जैसे 36 को 10 के बराबर होता है, ये स्टैंडर्ड ही है ना. तो आधा है तो आधा हो गया, सीधे 5 हो गया, तो 5 पंजे 25. तो 1000 में से 25 घटाने हैं, कितने बचे? 975. तो आंसर विल बी 975 न्यूटन एट ए. बी पे कैसे निकालोगे? बी पे एम की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर, नीचे? तो ऊपर ही लगेगा. ये रहेगा एम जी, नीचे रहेगा. ये देखो, इसमें फर्क क्या आ रहा है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर, है ना. ये इधर था, ये इधर. तो इधर जैसे हमने जब सर्किल की रेडियस
नीचे की तरफ की, तो ये वाले को बाहर की तरफ मान लें। जब ये इधर है तो हम इसमें कितना मानेंगे इसमें? तो यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया ना, पहले एन की डायरेक्शन में था वो, अब एम की डायरेक्शन में, एम जी की डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, एम स्क्वायर पता कितना हो जाएगा वो, उधर 25 घटे थे, इधर ऐड हो जाएंगे, तो 1025 आ जाएगा आंसर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना? इसका अगला पार्ट देखें। इसमें आगे पूछा फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by the track on the tire when the cycle is at B, C and D. B पे फ्रिक्शन कितना होगा? B पे फ्रिक्शन कितना होगा? B, C और D तीनों पे बताना है फ्रिक्शन कितना है। साइकिल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ना? अब यहाँ पे देखो, तो ये हॉरिजॉन्टल था एक तरह से, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ही है ना? अब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, इसका मतलब क्या है? तो कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं उस पर, है ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भाई उधर तो है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? काम ही नहीं करेगा, लगेगा ही नहीं। अगर कोई फोर्स लग रहा होता तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग जाता, फ्रिक्शन होगा ही नहीं यहाँ पर, न बी में होगा और न डी में होगा, दोनों कंडीशन होगी। सी पे कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन? सी पे होगा, सी पे देखो कंडीशन क्या बन रही होगी, एम यहां हो जाएगी, एम जी ये है ना? तो ये तो एम जी का ये वाला पार्ट है, ये तो इसे देखा होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना? ये मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बेसिकली ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एन, ये तो इधर दे रहा होगा, और ये जो है ये एक्स्ट्रा होता है, तो ये किधर इस डायरेक्शन में लग रहा है ना? ये एक फोर्स एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो वो जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन वो किधर लगेगा? उसके अपोजिट में। क्यों? क्योंकि जो साइकिल मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, अगर फोर्स लगता तो वो एक्सीलरेट होनी चाहिए थी इस पॉइंट पे, लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब कि टोटल फोर्स 0 है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर अपोजिट में इसके, ये यहां फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना होगा? सिंपल mg cos 45 है ना? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, होती है, तो 1/√2 और mg 1000 था ही पहले से ही, तो 1000 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया 500 और ऊपर हो गया √2 1.4 14.70 700 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है ना ये? तो मतलब इस तरह की प्रॉब्लम में देख के ये डरना नहीं है कि ज्यादा मुश्किल था और, है ना? बस करते चले आओ, होते चलेंगे। और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है? क्योंकि कल से ना ये सर्कुलर मोशन न्यूटन लॉ ये खत्म, कल से वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, कल खत्म, मंडे से, कल से छुट्टी होगी, पता नहीं शेड्यूल आएगा तब जब बताएंगे वो
कल नहीं थी, कल portion नहीं, but मैं बाकी जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। बस मेन पता क्या है, ये जितनी भी अभी तक हमने डिस्कस की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर, इनमें मेन है हमें जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो हम हिसाब लगा लेते कौन सी डायरेक्शन में इक्वेट करें और कौन सी डायरेक्शन में सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कर देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक्चुअली, वो आता प्रैक्टिस से, है ना। तो होना तो ये चाहिए कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था वो महीने भर चलना चाहिए। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, अगर वो महीने भर चलेगा तो बाकी ना ये नहीं कितने में पढ़ा रहा हूँ, जिनमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता होगा, ये कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, बाकी ये फिर एक दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां क्लियर है कंसेप्ट, फिर आगे